अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डिजिटल उर्दू लाइब्रेरी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे किताब एटॉमिक हैबिट्स के इब्तिदाई हिस्से पर, जिसमें जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि छोटी तब्दीलियां कैसे बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनती हैं। चलिए आगाज करते हैं किताब के पहले 5 अबवाब के सफ़र से। ये किताब किसी थ्योरी से नहीं बल्कि खुद मुसन्निफ जेम्स क्लियर की अपनी जिंदगी की कहानी से शुरू होती है। सोचिए, हाई स्कूल में बेसबॉल खेलते हुए एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी तकरीबन ख़त्म ही कर दी थी। कोमा से वापसी का सफ़र बहुत ही तकलीफदेह और सुस्त था, लेकिन उसी मुश्किल वक्त में उन्होंने एक बहुत बड़ी सच्चाई दरियाफ्त की। छोटी रोज़ाना की बेहतरी की ताकत, यही तजुर्बा इस किताब की बुनियाद बना, जिसने उन्हें एक जानलेवा चोट से उठाकर उनकी यूनिवर्सिटी का बेहतरीन एथलीट बना दिया। तो आइए किताब के सबसे पहले और सबसे बुनियादी नज़रिए को समझते हैं, जिसे कहते हैं 1% की ताकत। ये एक बहुत ही सादा सा ख्याल है कि बड़ी कामयाबियों के लिए बड़ी छलांगें लगाना ज़रूरी नहीं, बल्कि रोज़ाना की सिर्फ 1% बेहतरी ही वक्त के साथ साथ एक बहुत बड़ी तब्दीली ले आती है। 1% सुनने में ये बहुत मामूली लगता है ना? एक दिन में तो शायद कोई फ़र्क महसूस भी ना हो, लेकिन असल जादू इस 1% में नहीं बल्कि इसके तसलसल में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, वक्त के साथ साथ ये छोटी छोटी कामयाबियां भी जुड़कर एक पहाड़ जैसी कामयाबी बन जाती हैं। और इसके पीछे का जो हिसाब है वो तो हैरान कर देने वाला है। अगर कोई 1 साल तक हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो साल के आखिर तक वो अपनी जगह से 38 गुना बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसका उल्ट भी उतना ही ताकतवर है। हर रोज 1% बिगाड़ आपको तकरीबन 0 पर ले आएगा। ये फर्क साफ जाहिर करता है कि हमारी छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें कितनी फैसलाकुन साबित होती हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई नई आदत शुरू करते हैं और जब फौरन नताइज नजर नहीं आते तो मायूस होकर छोड़ देते हैं। जेम्स क्लियर इसे पोशीदा सलाहियत का ठहराव कहते हैं, मतलब कि तरक्की खामोशी से हो रही होती है लेकिन हमें नजर नहीं आती। इसकी बेहतरीन मिसाल बर्फ की है। दर्जा हरारत मनफी से बढ़ता है 21, 22, 25, लेकिन बर्फ पर कोई असर नहीं होता, मगर जैसे ही वो 32 डिग्री पर पहुंचता है बर्फ पिघलने लगती है। असल तब्दीली उस आखिरी 1 डिग्री ने नहीं बल्कि उससे पहले की गई तमाम मेहनत ने लाई थी। यही ख्याल एक पत्थर तराश की मिसाल से और भी वाज़ेह हो जाता है। वो एक चट्टान पर 100 बार हथौड़ा मारता है लेकिन कोई दरार नजर नहीं आती। फिर 101वीं ज़रब पर चट्टान 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। वो जानता है कि यह आखिरी ज़रब का कमाल नहीं बल्कि उन तमाम ज़रबों का नतीजा है जो उससे पहले लगाई गई थी। कामयाबी के लिए बिल्कुल इसी तरह के सब्र की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि नताइज के लिए सब्र ज़रूरी है, तो अगला सवाल ये है कि अपनी तवानाई कहाँ लगाएं। किताब का एक बहुत ही इनकलाबी नुक्ता ये है कि हमें अहदाफ यानी गोल्स को भूलकर सिस्टम्स पर तवज्जो देनी चाहिए। यही तवील मुद्दती कामयाबी का असल राज है। तो अहदाफ और सिस्टम्स में फ़र्क क्या है? देखिए, अहदाफ आपकी मंजिल हैं, जैसे चैंपियनशिप जीतना, जबकि सिस्टम्स वो रास्ता हैं जो आपको मंजिल तक ले जाते हैं, जैसे आपकी रोज़ाना की ट्रेनिंग। सिर्फ मंजिल पर नजर रखने का मसला यह है कि जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं आपका जोश ठंडा पड़ जाता है और आप वापस पुरानी जगह पर आ जाते हैं। लेकिन एक अच्छा सिस्टम आपको मुसलसल आगे बढ़ाता रहता है, मंजिल के बाद भी। ये जुमला इस ख्याल को बेहतरीन तरीके से बयान करता है। आप अपने अहदाफ की सतह तक नहीं उठते बल्कि अपने सिस्टम्स की सतह पर गिरते हैं। जीतने वालों और हारने वालों दोनों के अहदाफ अक्सर एक जैसे ही होते हैं। असल फर्क उनके रोजमर्रा के निज़ाम का होता है। एक मजबूत सिस्टम आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब हौसला कम हो। तो अगर सिस्टम बनाना इतना ज़रूरी है तो बेहतरीन सिस्टम कैसे बनाया जाए? यहां हम किताब के सबसे गहरे तस्वुर की तरफ आते हैं, अपनी शिनाख्त को बदलना, क्योंकि हकीकी और पायदार तब्दीली दरअसल शिनाख्त की तब्दीली है। हमारे रवैये की तब्दीली की 3 सतहें हैं। सबसे बाहर है नताइज यानी जो कुछ हासिल होता है, उसके अंदर है हमारा अमल यानी जो हम करते हैं, और सबसे मरकज में है हमारी शनाख्त यानी हम खुद को क्या मानते हैं। ज्यादातर लोग नताइज बदलने से शुरू करते हैं, लेकिन पायदार तब्दीली अंदर से बाहर की तरफ होती है, यानी अपनी शनाख्त से। शुरुआत इस सवाल से करें, मैं किस किस्म का इंसान बनना चाहता हूं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है, मकसद एक किताब पढ़ना नहीं है, मकसद एक कारी बनना है। जब आप अपनी शिनाख्त पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो आपका रवैया खुद ब खुद उसके मुताबिक ढल जाता है। हर बार जब आप एक सफ़ा पढ़ते हैं तो आप अपनी नई शिनाख्त के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं कि हाँ, मैं एक कारी हूं। तो अब जब हम जानते हैं कि तब्दीली की बुनियाद शनाख्त है, आइए उस मशीनरी को समझते हैं जिससे आदतें बनती हैं। इसका एक बहुत सादा और ताकतवर फॉर्मूला है। हर आदत 4 मराहिल के एक चक्कर से गुजरती है।
पहला है इशारा यानी क्यू, जो आपके दिमाग को मुतहर्रिक करता है। दूसरा है ख्वाहिश यानी क्रेविंग, यानी इस तब्दीली की चाहत। तीसरा है अमल यानी रिस्पॉन्स, यानी वो आदत जो आप अपनाते हैं। और चौथा है इनाम यानी रिवॉर्ड, जो आपके दिमाग को सिखाता है कि ये चक्कर दोहराने के काबिल है। इन 4 मराहिल को 2 हिस्सों में भी बांटा जा सकता है। इशारा और ख्वाहिश मसले का मरहला है, जहां आपका दिमाग एक कमी महसूस करता है। अमल और इनाम हल का मरहला है, जहां आप इस कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं। जैसे फ़ोन की घंटी बजने पर मैसेज देखने की ख्वाहिश होती है, ये मसला है। फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ना अमल आपको सुकून देता है, ये हल है। अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें इसी चक्कर को अपने हक में इस्तेमाल करना होगा। तो हम इस आदत के चक्कर को कैसे कंट्रोल करें? इसका सबसे ताकतवर तरीका, जो आज का हमारा आखिरी नुक्ता है, वो है अपने माहौल को डिज़ाइन करना। ये वो नादीदा कुव्वत है जो हमारे रवैये पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसकी एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल एक अस्पताल के कैफेटेरिया की तहकीक है। वहां मुहक्किकीन ने लोगों को लेक्चर नहीं दिए, ना ही उनकी कुव्वत इरादी को चैलेंज किया। उन्होंने सिर्फ माहौल बदला। उन्होंने हर जगह पानी की बोतलें रख दी ताकि वो आसानी से नजर आएं। नतीजा हैरानकुन था। सोडा की फरोख्त 11% कम हो गई और पानी की फरोख्त 25% बढ़ गई। तो इससे सबसे अहम सबक ये मिलता है कि जिन लोगों को हम मुनज़्ज़म या डिसिप्लिन वाला समझते हैं, उनमें हमसे ज़्यादा क़ुव्वत इरादी नहीं होती। वो सिर्फ अपने माहौल को इस तरह डिज़ाइन करने में माहिर होते हैं कि उन्हें क़ुव्वत इरादी की ज़रूरत ही कम पड़े। वो आजमाइश से लड़ते नहीं, वो आजमाइश को अपने रास्ते से ही हटा देते हैं। इसकी एक बिल्कुल सादा सी मिसाल ये है कि जब सेब फ्रिज के दराज में छुपे हों तो वो याद नहीं रहते, लेकिन अगर वही सेब सामने काउंटर पर एक प्याले में रखे हों तो उन्हें रोजाना खाया जाता है। जब अच्छी आदतों के इशारे वाज़े और सामने हों तो उन्हें अपनाना तकरीबन खुदकार हो जाता है। तो आज हमने सीखा कि कैसे 1% तब्दीली एक इनकलाब ला सकती है, कैसे आदाब से ज़्यादा सिस्टम अहम है, कैसे हमारी शनाख्त हमारे अमल को जन्म देती है और कैसे माहौल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब सवाल यह है, वो कौन सी एक छोटी एटमी आदत है जिसे अपनाकर ज़िंदगी में गैर मामूली नताइज का आगाज़ किया जा सकता है? अब हम एटॉमिक हैबिट्स के अगले 5 अबवाब पे बात करेंगे। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि माहौल और समाजी असरात हमारी आदतों के असल मुहर्रिक होते हैं। आइए देखते हैं कि जेम्स क्लियर किस तरह हमें अमली मिसालों के जरिए इस राज से रोशनास कराते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी जिसका हम शिकार होते हैं वो है क़ुव्वते इरादी यानी विल पावर का फरेब। हमें यही सिखाया जाता है ना कि नज़्म-ओ-ज़ब्त एक अंदरूनी जंग है और उसे जीतने के लिए बस मजबूत इरादा चाहिए। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि ये सोच ही बुनियादी तौर पर गलत है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें हम मुसलसल लड़ते रहते हैं और अक्सर हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गलत मैदान में लड़ रहे होते हैं। तो फिर उन लोगों का राज क्या है जिनमें गज़ब का सेल्फ कंट्रोल होता है? हैरानकुन बात यह है कि उनमें हमसे ज़्यादा विल पावर नहीं होती। वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। उनका असल राज ये है कि वो अपनी क़ुव्वत इरादी को कम से कम इस्तेमाल करते हैं। वो आजमाइशों से लड़ने के बजाय एक ऐसा माहौल बना लेते हैं जहां आजमाइशें मौजूद ही ना हों। वो जंग जीतने पर नहीं, जंग से बचने पर ध्यान देते हैं। तो असल नुक्ता यह है, हमारा माहौल एक गैर मरी हाथ की तरह है जो हमारे फैसलों को खामोशी से एक सिमत देता है। जेम्स क्लियर इसे चॉइस आर्किटेक्चर कहते हैं। ज़रा सोचें, जब हम किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो जो चीज़ें आंखों के सामने रखी होती हैं वही सबसे ज़्यादा खरीदी जाती हैं, ठीक? बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें सामने और आसान होती हैं वही हमारे इंतखाब बन जाती हैं। इस बात को समझने के लिए डॉक्टर एंथर्नडाइक ने अस्पताल की कैंटीन में एक बड़ा दिलचस्प मुताला किया। मकसद ये था कि किसी को लेक्चर दिए बगैर सिर्फ माहौल में तब्दीली लाकर लोगों के रवैये को बदला जाए। उन्होंने किसी को सेहतमंद खाने के फ़ायदे नहीं बताए, कोई नसीहत नहीं की। तब्दीली से पहले कैंटीन का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि गैर सेहतबख्श चीज़ें चुनना आसान था। कैश काउंटर के पास जो फ्रिज थे वो सिर्फ सोडा से भरे हुए थे। पानी मिल तो जाता था मगर उसे ढूंढना पड़ता था। तो नतीजा क्या निकला? जो चीज़ सबसे सामने थी वही सबसे ज़्यादा बिक रही थी। फिर इन्होंने एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ज़हीन तब्दीली की। उन्होंने हर फ्रिज में सोडा के साथ साथ पानी की बोतलें भी रख दीं। बस इतना ही किया। कोई पोस्टर नहीं, कोई नसीहत नहीं, सिर्फ इंतखाब के डिज़ाइन में एक मामूली सी तब्दीली। और नताइज शानदार थे। सिर्फ 3 महीनों में सोडा की फरोख्त 11% कम हो गई और पानी की फरोख्त 25% से भी ज़्यादा बढ़ गई।
یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ ہمارا ماحول ہماری قوت ارادی سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ لوگوں نے صحت مند انتخاب اس لیے نہیں کیا کہ اچانک ان کی سوچ بدل گئی، بلکہ اس لیے کہ صحت مند انتخاب کرنا آسان ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل خود پر قابو پانا مزاحمت نہیں بلکہ پرہیز ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط والے ہوتے ہیں وہ آزمائشوں سے لڑنے میں اپنی توانائی ضائع نہیں کرتے، وہ ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں لڑنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم خود اپنے ماحول کے معمار کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے 3 آسان اصول ہیں۔ پہلا، اچھی عادت کو نمایاں کریں، پھلوں کو میز پر رکھیں، چھپا کر دراز میں نہیں۔ دوسرا، بری عادت کو نظروں سے اوجھل کر دیں، ٹی وی کا ریموٹ کسی اور کمرے میں رکھ دیں۔ اور تیسرا، ہر عادت کے لیے ایک جگہ مخصوص کریں، بستر صرف سونے کے لیے ہو، کام کے لیے نہیں۔ اس طرح ہمارا دماغ جگہوں کو مخصوص کاموں سے جوڑنا سیکھ جاتا ہے۔ اچھا، ماحول صرف چیزوں سے تو نہیں بنتا، یہ لوگوں سے بھی بنتا ہے۔ اب ہم طبعی ماحول سے سماجی ماحول کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہماری عادتیں، آپ یقین کریں، وائرس کی طرح ہوتی ہیں، یہ ایک شخص سے دوسرے میں پھیلتی ہیں۔ جیمز کلیئر کہتے ہیں کہ ہم 3 طرح کے لوگوں کی عادات اپناتے ہیں۔ پہلا، ہمارے قریبی لوگ جیسے خاندان اور دوست۔ دوسرا، اکثریت یعنی وہ گروہ جس کا ہم حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا، وہ لوگ جنہیں ہم کامیاب یا طاقتور سمجھتے ہیں اور ان جیسا بننا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی عادت اپنانی ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جن کے لیے وہ عادت ایک عام سی بات ہے۔ اگر زیادہ کتابیں پڑھنی ہیں تو کسی بک کلب میں شامل ہو جائیں۔ اگر سائیکلنگ شروع کرنی ہے تو ایک سائیکلنگ گروپ کا حصہ بن جائیں۔ جب ایک مشترکہ شناخت بنتی ہے تو وہ ہماری ذاتی شناخت کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ تو جس طرح سماجی قبولیت ایک عادت کو پرکشش بناتی ہے، اسی طرح ہم دوسری عادتوں کو بھی دلکش بنا سکتے ہیں، اور یہ ہمیں رویے کی تبدیلی کے دوسرے قانون کی طرف لاتا ہے۔ عادت کو پرکشش بناؤ، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے؟ اس کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے ٹیمپٹیشن بنڈلنگ۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنی کسی پسندیدہ عادت کو اس عادت کے ساتھ جوڑ دیں جسے آپ اپنانا چاہتے ہیں۔ اس طرح ہمارا دماغ اس مشکل کام کو بھی ایک انعام کے طور پر دیکھنے لگتا ہے۔ اس کا فارمولہ بہت سادہ ہے۔ مثال کے طور پر، جب میں اپنے کام کی ساری ای میلز کا جواب دے دوں گا تو مجھے نیٹ فلکس پر اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کو ملے گا۔ اب دیکھیں، ای میلز کا جواب دینا ایک رکاوٹ نہیں رہا بلکہ شو دیکھنے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ اچھا، اچھی عادتوں کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں بری عادتوں کی طرف۔ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں ان کی اصل جڑوں کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم انہیں غیر پرکشش بنا سکیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم وہ کام کیوں کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں؟ اس کے پیچھے ہماری گہری بنیادی خواہشات چھپی ہوتی ہیں۔ ہماری ہر بری عادت کے پیچھے اصل میں ایک گہری بنیادی انسانی خواہش چھپی ہوتی ہے۔ فیس بک سکرول کرنا صرف وقت ضائع کرنا نہیں، یہ دوسروں سے جڑے رہنے کی کوشش ہے۔ ویڈیو گیمز کھیلنا صرف ایک کھیل نہیں، یہ عزت اور مقام حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب ہم اس اصل وجہ کو سمجھ جاتے ہیں، تبھی ہم اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی بہتر، صحت مند راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنی بری عادت کو ری فریم کریں، یعنی اس کے بارے میں اپنی سوچ کا زاویہ بدل دیں۔ یہ سوچنے کے بجائے کہ سگریٹ پینے سے مجھے سکون ملے گا، خود کو یاد دلائیں کہ سگریٹ پینا میرے پھیپھڑوں کو تباہ کر رہا ہے اور مجھے مزید بے چین کر رہا ہے۔ جب فائدے کے بجائے نقصان پر توجہ مرکوز ہوگی تو عادت کی کشش خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ عادتیں بدلنے کا اصل راز حوصلہ افزائی یا قوت ارادی میں نہیں بلکہ ایک بہتر سسٹم بنانے میں ہے۔ اپنے ماحول کو ڈیزائن کریں، اپنے سماجی دائرے کو بہتر بنائیں اور اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ تو جاتے جاتے ایک سوال خود سے پوچھنے کے لیے، آج اپنے ماحول میں وہ کون سا ایک چھوٹا سا غیر مرئی اشارہ بدلا جا سکتا ہے جو کل ایک بہتر عادت کی بنیاد رکھے گا؟ اب ہم ایٹامک ہیبٹس کے تیسرے حصے پر بات کریں گے، جہاں جیمز کلیئر بتاتے ہیں کہ مستقل مزاجی رفتار سے زیادہ اہم ہے۔ یہ حصہ ہمیں دکھاتا ہے کہ آسانی، ترتیب اور فوری اطمینان کے ذریعے اچھی عادات کو کیسے پائیدار بنایا جا سکتا ہے۔ مستقل مزاجی رفتار سے زیادہ اہم ہے، یہ ایک جملہ جیمز کلیئر کی کتاب اٹامک ہیبٹس کے باب 11 سے 15 تک کا اصل نچوڑ ہے۔ تو آج ہم انہی حکمت عملیوں کو گہرائی میں سمجھیں گے جو اس ایک خیال کو حقیقت کا روپ دیتی ہیں۔ اور اس سفر میں ہم 5 بڑے اصولوں کو دیکھیں گے۔ پہلا، آہستہ چلنے کی طاقت، پھر کم سے کم کوشش کا قانون، اس کے بعد 2 منٹ کا مشہور اصول،
और फिर अपने माहौल को डिज़ाइन करना, और आखिर में फौरी इत्मीनान का असूल। तो चलें शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कोई नई आदत इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि हम बेहतरीन लम्हे का या परफेक्शन का इंतज़ार करते रहते हैं। हमारा पहला असूल बिल्कुल इसी सोच को चैलेंज करता है। ये बताता है कि सिर्फ मंसूबाबंदी करते रहने से कहीं बेहतर है कि असल में कोई कदम उठाया जाए। इस बात को समझने के लिए जेम्स क्लियर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की एक फोटोग्राफी क्लास की बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। वहां प्रोफेसर ने तालिब इल्मों को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। एक ग्रुप को कहा गया कि उनको जमा करवाई गई तस्वीरों की तादाद पर ग्रेड मिलेगा, 100 तस्वीरें मतलब A ग्रेड। जबकि दूसरे ग्रुप को कहा गया कि उन्हें सिर्फ एक लेकिन बिल्कुल परफेक्ट तस्वीर पर ग्रेड मिलेगा। तो क्या लगता है नतीजा क्या निकला होगा? हैरानकुन तौर पर साल के आखिर में तमाम बेहतरीन तस्वीर क्वांटिटी यानी मिकदार वाले ग्रुप से आईं। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ सोच नहीं रहे थे, वो मुसलसल काम कर रहे थे, सैकड़ों तस्वीरें खींच रहे थे, अपनी गलतियों से सीख रहे थे और हर बार बेहतर हो रहे थे। जबकि क्वालिटी वाला ग्रुप सिर्फ एक बेहतरीन तस्वीर के बारे में सोचता ही रह गया। इससे हमें सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि आदत बनाने के लिए प्रैक्टिस परफेक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी है। और देखें, ये फोटोग्राफी क्लास वाली बात सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरी साइंसी हकीकत है। न्यूरो साइंस का एक मशहूर उसूल है जिसे हेब्स लॉ कहते हैं। जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। आसान अल्फाज में, आप जितना ज़्यादा कोई काम दोहराते हैं, आपके दिमाग के लिए वो काम करना उतना ही आसान और खुदकार होता चला जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि किसी भी आदत को पक्का करने के लिए उसे दोहराना यानी रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि खुद को बार बार कोई काम करने पर आमादा कैसे किया जाए, खास तौर पर उन दिनों में जब बिल्कुल हिम्मत ना हो रही हो। तो यहीं पर हमारा अगला असूल हमारी मदद करता है। देखें, इंसानी फितरत हमेशा आसान रास्ता तलाश करती है। हम कुदरती तौर पर उस काम की तरफ खिंचे चले जाते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। और ये कोई सुस्ती या काहिली नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग तवानाई बचाने के लिए ही इस तरह डिज़ाइन हुआ है। जिस काम में जितनी ज़्यादा रुकावटें होंगी, उसे करने के इम्कानात उतने ही कम होंगे। तो क्यों ना हम इसी इंसानी फितरत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, अपनी अच्छी आदतों के रास्ते में आने वाली रुकावटों यानी फ्रिक्शन को कम करके। मिसाल के तौर पर अगर रोज़ वर्जिश करनी है तो रात को ही अपने कपड़े निकाल कर रख लें। सेहतमंद खाना खाना है तो हफ्ते के आखिर में ही सब्जियां काट कर रख लें। मकसद यह है कि सही काम करना इतना आसान हो जाए कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। चलें, माहौल तो सेट कर ही नहीं है, चीज़ें आसान भी कर लें, लेकिन उस दिन का क्या करें जब बिस्तर से निकलने की भी हिम्मत ना हो, जब मोटिवेशन बिल्कुल सिफर हो। इस मसले के लिए जेम्स क्लियर एक ऐसा ज़बरदस्त हल बताते हैं जो शायद इस पूरी किताब का सबसे ताकतवर और अमली टूल है। और वो है 2 मिनट का उसूल। ये उसूल बहुत सादा है। ये कहता है कि जब भी कोई नई आदत शुरू करें तो उसका सबसे पहला कदम ऐसा होना चाहिए जिसे करने में 2 मिनट से भी कम लगें। इस उसूल का मकसद नतीजा हासिल करना नहीं, बल्कि शुरू करने के अमल को इतना आसान बना देना है कि आपका दिमाग उसे ना कह ही न सके। जरा इन मिसालों को देखें। मकसद मैराथन दौड़ना नहीं, बल्कि सिर्फ अपने जूते पहनना है। मकसद 30 किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि सिर्फ 1 सफ़ा पढ़ना है। असल हदफ शुरू करने की आदत को पक्का करना है, क्योंकि एक बार आपने पहला कदम उठा लिया तो फिर आगे बढ़ना अक्सर आसान हो जाता है। याद रखें, आप इस आदत को बेहतर नहीं बना सकते जो कभी शुरू ही ना हुई हो। तो आदतों को शुरू करना आसान बनाना आधी जंग जीतने जैसा है। बाकी आधी जंग ये है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को ऐसा बना दें कि अच्छी आदतें खुद ब खुद होने लगें। एक बहुत दिलचस्प हकीकत यह है कि जिन लोगों को हम बहुत डिसिप्लिन्ड या बासूल समझते हैं, उनके पास अक्सर हमसे ज्यादा कुव्वत इरादी नहीं होती। उनका राज यह है कि वो अपने माहौल को बहुत होशियारी से तरतीब देते हैं। वो खुद को ऐसी सूरत हाल में डालते ही नहीं जहां उन्हें आजमाइश का सामना करना पड़े। इसकी एक क्लासिक मिसाल मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल की एक तहकीक है। मुहक्किकीन ने वहां के अमले को ज्यादा पानी पीने पर आमादा करना चाहा। उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, बस कैफेटेरिया में हर जगह सोडा के साथ पानी की बोतलें भी रख दीं। और नतीजा, सोडा की फरोख्त 11% कम हो गई और पानी की फरोख्त तकरीबन 26% बढ़ गई। लोगों का रवैया खुद ब खुद बदल गया, सिर्फ माहौल में एक छोटी सी तब्दीली से। तो हम सब अपने माहौल के मेमार बन सकते हैं। बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए हमें उसका उलट करना है, यानी रुकावट को बढ़ाना है। अगर टीवी कम देखना है तो इस्तेमाल के बाद उसका प्लग निकाल दें। काम के वक्त फोन तंग करता है तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। तो अब तक हमने अपनी आदतों को वाज़ेह और आसान बना दिया है,
लेकिन इन्हें हमेशा के लिए जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए एक आखिरी और सबसे अहम कड़ी अभी बाकी है। हमारे दिमाग की साख्त आज भी हजारों साल पुरानी है। इसे फौरी नताइज पसंद है। मुस्तकबिल के बड़े फायदे के बजाय इसे अभी मिलने वाला छोटा सा इत्मीनान ज्यादा अहम लगता है। यही वजह है कि बुरी आदतें जिनका इनाम फौरन मिलता है अपनाना आसान होता है, जबकि अच्छी आदतें जिनका फायदा देर से मिलता है कायम रखना मुश्किल होता है। तो हल यह है कि अच्छी आदत को भी फौरी तौर पर इत्मीनान बख्श बनाया जाए, लेकिन किसी बुरी चीज से बचने में क्या इत्मीनान है, जैसे फजूल खर्ची ना करने में क्या मजा है। इसके लिए ये एक शानदार तरीका है। एक सेविंग्स अकाउंट बनाएं और उसका नाम अपनी किसी पसंदीदा चीज पर रख दें, जैसे लेदर जैकेट। अब जब भी आप कोई गैर जरूरी चीज खरीदने से खुद को रोकें तो इतनी ही रकम उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ये तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि ये कुछ ना करने के अमल को एक फौरी इनाम में बदल देता है। जब आप वो रकम अपने खास अकाउंट में भेजते हैं तो आपको फौरन एक कामयाबी का एहसास होता है। आप अपने सब्र का फल अपनी आंखों से बढ़ता हुआ देखते हैं। आपने कुछ ना करने को ही इत्मीनान बख्श बना दिया। और यहीं आके सारी कड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं। बेहतर आदतें बनाना कोई बहुत बड़ा इनकलाबी काम नहीं है, बल्कि ये छोटी छोटी होशियार तब्दीलियों का नाम है। आदत को वाज़ेह बनाएं, पुरकशिश बनाएं, आसान बनाएं और सबसे अहम, इसे इत्मीनान बख्श बनाएं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, वो कौन सी एक सिर्फ 1-2 मिनट की आदत है जिसे अगर इन उसूलों के मुताबिक आसान और इत्मीनान बख्श बना दिया जाए तो वो जिंदगी में एक बड़ी मुस्बत तब्दीली का सिलसिला शुरू कर सकती है। अब हम किताब एटॉमिक हैबिट्स के आखिरी हिस्से पर बात करेंगे, जहां जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदत को लंबे अरसे तक बरकरार रखने के लिए तसलसल, जिम्मेदारी और तवाज़ुन किस कदर ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि इख्तिताम पर मुसन्निफ हमें क्या सबक देते हैं जो ज़िंदगी बदल सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम में से अक्सर लोगों को होता है। कोई भी अच्छी आदत शुरू करना तो एक बात है, लेकिन उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, ख़ास तौर पर तब जब हमें ये अच्छी तरह मालूम हो कि ये हमारे लिए बेहतरीन है। तो इस तज्जिये में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए इस गुत्थी को सुलझाने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। जेम्स क्लियर के मुताबिक सब कुछ रोज़ाना के तसलसल पर मुनहसर है। बात सिर्फ एक बार कुछ करने की नहीं है, बल्कि हर रोज़ इस पर कायम रहने की है। तो चलिए देखते हैं कि तसलसल आखिर बरकरार रखा कैसे जा सकता है। देखें, सबसे बड़ा चैलेंज आदत शुरू करना है ही नहीं, असल चैलेंज तो हर रोज़ उस काम को करने के लिए हाजिर होना है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ट्रेंट डर्स्मिट नामी एक नौजवान स्टॉक ब्रोकर की कहानी है। उसने एक बहुत ही सादा सी तरकीब इस्तेमाल की और सिर्फ 18 महीनों में अपनी फर्म के लिए $5 मिलियन का बिजनेस ले आया। उसने क्या किया? उसने अपनी मेज पर 2 जार रखे। एक में 120 पेपर क्लिप्स थे और दूसरा बिल्कुल खाली था। हर सेल्स कॉल के बाद वो एक पेपर क्लिप भरे हुए जार से निकालकर खाली जार में डाल देता। उसका मकसद दिन के आखिर तक तमाम 120 क्लिप्स को दूसरे जार में मुंतकिल करना था। ये एक छोटा सा अमल था, लेकिन ये उसकी तरक्की का एक वाज़ेह सबूत था, जिससे उसे अपने काम में इत्मीनान मिलता था और उसका रवैया मजीद मजबूत होता गया। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है, तसलसल बरकरार रखने का एक सुनहरी उसूल है। कभी भी 2 बार ना चूकें। एक दिन काम छूट जाना एक हादसा हो सकता है, लेकिन लगातार 2 दिन छूटने का मतलब एक नई और बुरी आदत की शुरुआत है। कामयाब लोग फौरन वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। यही वो चीज़ है जो जीतने वालों को बाकी सबसे अलग करती है। लेकिन सिर्फ अंदरूनी ताकत पर इन्हिसार करना हमेशा काफी नहीं होता। क्या हो जब हमारी अपनी तहरीक कमजोर पड़ जाए? जेम्स क्लियर कहते हैं कि यहीं पर एक बैरूनी ताकत यानी जवाबदेही का उसूल हमारी मदद कर सकता है। आइए देखते हैं कि समाजी दबाव को अपनी कामयाबी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वो शख्स होता है जो आपके मकासद को जानता है और आपको उन पर कायम रहने में मदद फराहम करता है। हम इंसान इस बात की बहुत परवाह करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और इस इंसानी फितरत को हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आदत तोड़ने पर फ़ौरन दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़े या पैसे का नुकसान हो, तो क्या उस पर कायम रहना आसान नहीं हो जाएगा? यही इस उसूल की ताकत है। और ये हैबिट कॉन्ट्रैक्ट की एक शानदार मिसाल है। ब्रायन हैरिस नामी एक कारोबारी शख्स ने एक खुदकार ट्वीट सेट की। अगर वो सुबह 5:55 तक ना उठता तो उसके अकाउंट से एक ट्वीट चली जाती जिसमें लिखा होता कि मैं सुस्त हूं, और पहले 5 जवाब देने वालों को $5 देने की पेशकश की जाती।
इस तरह नाकामी की कीमत फौरी, तकलीफ दे और आम हो गई, जिसने इसे अपनी आदत पर कायम रहने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, अब तक हमने आदत पर कायम रहने की बात की, लेकिन क्या होगा अगर हम शुरू से ही गलत आदतों पर मेहनत कर रहे हों? महारत का अगला दर्जा ये समझना है कि हर आदत हर किसी के लिए नहीं होती। आइए फितरी सलाहियत की हकीकत को समझें और देखें कि अपने लिए सही आदत का इंतखाब कैसे किया जाए। देखें, जीन्स यानी हमारी मौरूसी खसूसियात हमारी तकदीर का फैसला नहीं करती, लेकिन वो ये ज़रूर बताती हैं कि हमारे मौक़े कहाँ हैं। वो इस तरफ इशारा करती हैं कि हमारी मेहनत कहाँ सबसे ज़्यादा रंग लाएगी। मिसाल के तौर पर 7 फुट का इंसान बास्केटबॉल में ज़्यादा कामयाब हो सकता है, जबकि जिम्नास्टिक्स में उसे मुश्किल पेश आएगी। बात यह है कि हमें वो खेल खेलना चाहिए जिसमें मुश्किलात हमारे हक में हों। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो मैदान कैसे तलाश किया जाए जहां कामयाबी के इम्कानात हमारे लिए ज़्यादा हों। ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। किताब हमें कुछ सवालात देती है जो हम खुद से पूछ सकते हैं। कौन सा काम मुझे खेल लगता है लेकिन दूसरों को मेहनत? किस काम में वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता? मुझे कहाँ औसत शख्स से ज़्यादा नताइज मिलते हैं? और कौन सा काम मेरे लिए कुदरती तौर पर आसान है? जो काम आपको दूसरों से कम तकलीफ दे, समझें वही काम आपके लिए बना है। ठीक है, तो फर्ज करें कि आपने अपने लिए सही आदतें चुन ली, लेकिन इस लंबे सफर में हौसला कैसे बरकरार रखा जाए? यहाँ एक बहुत दिलचस्प नफ्सियाती उसूल काम आता है जिसे जेम्स क्लियर गोल्डीलॉक्स रूल कहते हैं, जो बताता है कि तहरीक को उरूज पर रखने का राज क्या है। यहाँ एक हैरत अंगेज बात सामने आती है। इंसान सबसे ज्यादा हौसला अफजाई तब महसूस करते हैं जब वो अपनी मौजूदा सलाहियतों की बिल्कुल हद पर काम कर रहे हों। अगर काम बहुत आसान हो तो बोरियत होती है, और अगर बहुत मुश्किल हो तो परेशानी। लेकिन अगर ये बिल्कुल मुनासिब सतह पर हो, यानी गोल्डीलॉक्स जोन में हो, तो तहरीक अपने उरूज पर होती है। कामयाबी के लिए सबसे बड़ा खतरा नाकामी नहीं बल्कि बोरियत है। मशहूर कॉमेडियन स्टीव मार्टिन ने सालों तक छोटे क्लबों में परफॉर्म किया। वो हर बार अपने मामूल में एक छोटा सा लतीफ़ा या कोई नई चीज़ शामिल करते थे। इससे चैलेंज काबिले इंतज़ाम रहा और उनकी तहरीक भी बुलंद रही। अब हम एक ऐसे ख्याल की तरफ बढ़ते हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। क्या कामयाबी खुद एक ख़तरा बन सकती है? जेम्स क्लियर के मुताबिक जब हमारी आदतें इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि हम उन पर सोचना छोड़ देते हैं, तभी असल खतरा शुरू होता है। आइए कामयाबी के इस दूसरे रुख को देखते हैं। तो महारत का सबसे बड़ा खतरा क्या है? यह है खुद इत्मीनानी, यानी कंप्लेसेंसी। जब हम किसी काम में इतने माहिर हो जाते हैं कि उसे सोचे समझे बगैर खुदकार तरीके से करने लगते हैं। जब आदतें खुदकार हो जाती हैं तो हम छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। महारत के लिए आदत और जानबूझकर की जाने वाली मश्क दोनों की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने काम पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो हम बेहतर नहीं हो सकते। इसका हल है गौर व फिक्र और जायजे का एक निज़ाम कायम करना। जेम्स क्लियर खुद हर साल के आखिर में एक एनुअल रिव्यू करते हैं, जिसमें वो खुद से ये 3 सवालात पूछते हैं। इस साल क्या अच्छा हुआ, क्या ठीक नहीं हुआ, और मैंने क्या सीखा। ये निज़ाम उन्हें अपनी कारकर्दगी से बाखबर रखता है और ज़रूरी तब्दीलियां करने में मदद देता है। तो इस सब का निचोड़ ये है कि देर पा नताइज का राज बेहतरी के अमल को कभी ना रोकना है। ये सिर्फ एक मकसद तक पहुंचना नहीं, बल्कि इस अमल से मुसलसिल वाबस्तगी का नाम है। इस किताब का हतमी पैगाम यही है कि मकसद कोई एक मंजिल हासिल करना नहीं है, बल्कि ये बेहतरी और खुद को निखारने का एक ना ख़त्म होने वाला चक्कर है। तरक्की का मतलब किसी आखिरी लकीर तक पहुंचना नहीं, बल्कि मुसलसल तरक्की के अमल को अपनाना है। और आखिर में किताब का ये ताकतवर ख्याल हमारे जहनों में रह जाता है, अपने माहौल के मामार बने, उसका शिकार नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी आदत और हमारी ज़िंदगी पर हमारा इख्तियार है, अगर हम जानबूझकर अपने माहौल को अपनी कामयाबी के लिए डिज़ाइन करें।